प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें सबसे पहले 85 खरब खसारे का बजट पेश, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ा दिया गया, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की तजवीज़, अशिया महंगी, बेरोजगारी, गुर्बत में मजीद इजाफे के खदशात पैदा, बिजनेस कम्युनिटी ने टैक्स को ताजिर दुश्मनी से तशबीह दे दी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची एयरपोर्ट्स आउटसोर्स, अहम इदारों की निजकारी की तैयारियां, आयरन स्क्रैप पर टैक्स छूट दे दी गई। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल, साबिक चेयरमैन FPR शब्बर जैदी ने हुकूमत को बजट मामले पर रगड़ दिया। बजट पास होने के बाद गरीब आवाम को कौन सी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे बजट इजलास, नवाज शरीफ बिलावल ऐवान से गायब, पीपल्स पार्टी की बराए नाम शिरकत, ऑपोजिशन ने शोर शराबे से ऐवान सर पर उठा लिया, बजट मुल्क दुश्मन करार, पीपल्स पार्टी ने बजट में अपनी तजावीज मंजूर न होने का एतराफ कर लिया। इसके अलावा बात करेंगे बजट के बाद काबीना में तौसी का फैसला, शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को शमूलियत की दावत दे दी, सदर जरदारी और शहबाज शरीफ मुलाकात में क्या फैसले हुए, पीपल्स पार्टी को कौन कौन सी वजारतें मिलेंगी, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बजट पे डिस्कशन के लिए सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलीम मांडवीवाला साहब। सलीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लाइन ड्रॉप है। क्लास साहब, बजट को अगर हम डिस्कस करें, बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा है। वैसे मुझे बाय द वे, मैं इससे पहले कि हम डिस्कशन फॉर्मली स्टार्ट करें, मुझे अपनी ज़िंदगी का तो कोई पाकिस्तान की तारीख का बजट याद नहीं है जिस पे ह्यू एंड क्राई ना हुआ हो। एंड मैं चाह रही थी कि मैं उसको किसी इस एंगल से देखूं कि व्हाट इज़ सो ड्रास्टिकली रॉन्ग। तो कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग सी स्टेट है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस बजट को किस तरह देख रहे हैं? क्रिटिसिज्म तो हमेशा होता है। ये जो इंग्लिश का लफ्ज़ है ना टैक्स, इसका कभी लोग माना देखें ना, मतलब देखेंगे ये TAX, इसका मतलब क्या है इंग्लिश का? इस टैक्स का मतलब ही ये तंग होना, किसी को तंग करना या खुद होना। सो जो टैक्सेस लगते हैं डेफिनेटली तौर पर किसी को अपनी जेब से पैसा जाते हुए अच्छा नहीं लगता कि आपकी जेब से ऑलरेडी पैसे निकल रहे हैं और निकाल लिए जाएँ। तो अगर लोग तो ये समझते हैं मेरी मेहनत का पैसा है, मेरे उसका पसीने का पैसा है, मैंने सुबह से शाम तक काम किया है, और कोई बंदा आता है हुकूमत का, मुझे कहते हैं आपने 100 रुपये कमाए हैं तो इसमें से 35 रुपये मुझे दे, मैं क्यों दूँ? ये इंसानी मिजाज बता रहा हूँ कि इंसान समझते मैं क्यों दूँ, मैं अपनी कमाई कर रहा हूँ, मैं इनके घर से तो नहीं लेकर आया। अब रियासत के डिफरेंट मामला हैं। आप अगर रियासत को नहीं देते 35 रुपये, जो टैक्सेस बढ़ाए भी गए हैं बहुत सारे, उसमें महंगाई भी आई है, तो फिर आपका एक मतलब है एक लाफ, एक आपकी सोसाइटी नहीं चल सकती, आपका मुल्क नहीं चल सकता। आपने सड़कें बनानी है, हॉस्पिटल बनाने, स्कूल बनाने, बहुत सारी आपको फैसिलिटीज़ मिलनी है, सिक्योरिटी मिलनी है, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, देन इट विल बी फ्री फॉर ऑल। रियासत आपको एक उस मुआशरे में रखने के लिए आपसे पैसे लेती है, आपसे टैक्स लेती है, जो लाइफ आप एक तरह का उनके ख्याल में एक आप पीसफुल आप लाइफ गुजार रहे हैं। ये तो एक साइड है कि टैक्सेस देने कितने ज़रूरी, हम ये नहीं कह सकते कि टैक्स हम नहीं देंगे। हाँ, इस पे बात हो सकती है ज़्यादा टैक्सेस हैं या किस तबके पे ज़्यादा लगने चाहिए, किस पे कम लगने चाहिए। ये जो आज जो मतलब चीज़ नज़र आ रही है, जो मेरा ख्याल है ज़्यादा लोग ये बात करेंगे। एज कम्पेयर टू इनकम जो टैक्सेस हैं उनका तवाज़ुन कैसा है? इनकम का वही मैं बता रहा हूँ ना कि उन्होंने तो स्लैब जो बदले हैं, जो आपका तनख्वाहदार वो तबका जैसे हमारे जैसे लोग हैं। अब हम तो कोई खुदा ना खासा 2 नंबरी भी नहीं कर सकते कि हमारी तनख्वाह एक डॉक्यूमेंटेड तनख्वाह आती है, बैंक में आती है, और हमने उठा के अपने इसको FBR को सारे अपना जो डाटा है इनकम है हमने शो करनी होती है। लिहाजा टैक्स वाले जो हैं सबसे ज़्यादा जहाँ पे वो आते हैं ज़ोर डालने की ज़रूरत है, मोस्टली बिजनेसमैनों पे आता है कि बिजनेसमैन जो है रजिस्टर नहीं होना चाहते, वो आपको पैसे नहीं देना चाहते, वो उसके पास FBR के पास वहाँ पे उनको अपना डाटा नहीं देना चाहते। इसमें बड़ी भी बाजी में बहुत कुछ इस पर ये कंपेन होती जा रही, अगेन कंपेन होती रही हैं कि ये जो बिज़नेस क्लास है इन पे इल्ज़ाम लगता है ये टैक्स इवेजन करते हैं, टैक्स वो चोरी करते हैं। वो कहते हैं हम टैक्स देना चाहते हैं, हुकूमती मशीनरी जो है ये हमें मजबूर कर देते हैं कि हम जो है ना टैक्स को चोरी करें या इवेट करें। सो देयर आर मैसिव इस पर डिबेट्स। अब जो इसमें जो मेन चीज़ें हैं जो मैं आज समझाऊँ, मेरे को 50 दफ़ा तो उन्होंने टैक्स का लफ्ज़ यूज़ किया होगा कोई उनके मुंह से, मैंने तो कोई ऐसी कोई खैर की खबर जो है मैं तो नहीं सुनी उनके मुंह से। और मतलब हर बात पे टैक्स किया, फलां पे लगाया, फलां पे लगाया, फलां पे लगाया, मतलब एक लंबी लिस्ट। जो मज़े की चीज़ थी उसमें इंटरेस्टिंग थी वो ये थी कि 2 चीज़ों में वो जब टैक्स लगा रहे थे उसको उन्होंने नहीं छेड़ा, बल्कि उन्होंने कहा जनाब कि हमने इन पर टैक्स जो लगाया हुआ तो उसकी भी एग्जम्पशन कर रहे हैं। मसलन वो था, उन्होंने स्क्रैप और आयरन की बात की कि स्क्रैप और आयरन जो है ना हम इसको हम छूट दे रहे हैं इसको सेक्टर को। मतलब बाकी तो आपने किसी
किसी को नहीं छोड़ा। अब स्क्रैप और आयरन जब आता है तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, लोगों को फाउंड्री याद आ जाती है, लोगों को बड़े बड़े हमारे हुक्मरान याद आ जाते हैं। बल्कि मैं उनको सुन रहा था, मिफ्ता इस्माइल साहब को, वो कह रहे थे कि उस पर चैनल पे, तो उन्होंने एग्जैक्ट यही बात की। जब मैंने भी सुना तो मेरे भी थोड़ा सा मैं अलर्ट हुआ मैं कि ये जो यहाँ स्क्रैप और आयरन को ये जो रियायत दी जा रही है, इसके पीछे कौन हो सकता है कि ये जो इतना बड़ा हमारे साथ मौजूद है सलीम मांडवियाला साहब। इसी पॉइंट पे क्लास साहब आपके साथ दोबारा भी डिस्कशन करेंगे। सलीम मांडवियाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम मांडवियाला साहब। अच्छा सलीम मांडवियाला साहब, जाहिर है बजट पे ही बात करेंगे। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आज का दिन आपके लिए यकीन मसरूफ रहा होगा। ये बताइए, आप वजीर खजाना रहे हैं, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत सारे बजट्स देख चुके होंगे। ये जो बजट अभी आया है, इसके ऊपर जितनी तनकीद हो रही है, जिस तरह की बातचीत हो रही है, आप इससे कितने मुत्तफिक हैं या कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, एक तो ये है कि ये जिस बजट जिन हालात में आया है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हालात हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई भी गवर्नमेंट इस किस्म के मेजर्स नहीं लेना चाहती जिससे आवाम को तकलीफ हो। तो ये तो गिवन फैक्ट है। कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट कभी भी ऐसा बजट नहीं लाना चाहती जिससे आवाम को तकलीफ हो, इन्फ्लेशन बढ़े और लोग और प्रॉब्लम्स फेस करें। मगर बाज़ वक्त आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि आप जो नुकसान आपका या जो डेफिसिट आ रहा है उसको कवर करने के लिए, तो इस वक्त गवर्नमेंट के पास इतने ऑप्शंस भी नहीं है कि वो कोई और मेजर्स लें जिससे कोई बेहतरी आ सके। तो इस वक्त जिस तरीके का बजट उन्होंने प्रेजेंट किया है, मेरे ख्याल इस वक्त उनके पास ये बेस्ट ऑप्शन था। सलीम मांडवियाला साहब, बहुत जो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है वो ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, टैक्सेस भरपूर है, और गवर्नमेंट के ऊपर ये क्रिटिसिज्म हो रहा है कि अगर मईशत को लेकर उनके पास कोई रोड मैप नहीं है या इनकम बढ़ाने का कोई और जरिया नहीं है और टैक्सेस द ओनली ऑप्शन कि अवाम को मजीद आप प्रेशराइज कर दें, जो आपने अभी गिवन सर्कमस्टांसेस आप कह रहे हैं कि दे आर ऑलरेडी डिफिकल्ट, तो ये आम बंदे के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है ना। गवर्नमेंट के लिए तो बाद में डिफिकल्ट होंगे। उसको रिलीफ देने के लिए कोई रोड मैप था ही नहीं सिरे से। देखें, इमीडिएटली इस बजट में तो मुझे कोई रिलीफ आम आदमी के लिए नज़र नहीं आ रहा, मगर ऑब्वियसली बजट के बाद कोई गवर्नमेंट सोच सकती है चीज़ें जिससे आवाम आदमी को कोई रिलीफ दे सकते हैं एट दिस स्टेज। बट एट दिस स्टेज मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इज इन पोजीशन टू गिव रिलीफ टू एनीवन। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सर आपने जैसे कि वो खुद भी फाइनेंस कमेटी के आप चेयरमैन हैं, पहले मुबारक हो, आप दोबारा ये कमेटी के चेयरमैन बन गए हैं। आपकी मैं कमेटी को 2013-14 से फॉलो कर रहा हूँ, अटेंड कर रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा लर्निंग मेरी ये थोड़ी मोड़ी जो हुई है, तो आपकी कमेटीज़ में बैठने में सेनेटर्स और दीगर हुकूमत के जो लोग आते हैं वहाँ से ये सारी चीज़ें सीखी हैं। साहब मैं आपको इनवाइट भी करूंगा कि कल से हमारी कमेटी शुरू हो रही है, तो आप जरूर आए। कल है आपकी कमेटी का इजलास सर? जी, हमारी अब थ्रू आउट चलेगी जब तक बजट सेनेट से खत्म नहीं हो जाए। दैट्स ए गुड न्यूज़ सर, आई विल बी कमिंग। वहाँ पे बहुत कुछ हमें जानने का मौका मिलेगा सर। अच्छा सर, आपने भी कहा है कि हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं थे, कोई यहाँ पे चीज़ें नहीं थी, तो अभी आज उनकी जो आज हमने तकरीर सुनी है इनके औरंगजेब साहब की, मुसलसल एक ही लफ्ज़ उनके मुँह से रहा है, टैक्स 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 एंड टैक्स। इसके अलावा मैंने तो कोई बात उनके मुंह से नहीं सुनी कि कोई और उन्होंने किसी को रिलीफ की जैसे आपने बात की है। तो ऑलरेडी यहाँ पे हमारी मिडिल क्लास जो है वो उसकी ये परचेजिंग पावर कम हुई है, गरीब पहले से गरीब तर हुआ है सर। चलो अमीर तो जैसे तैसे वो भुगत ही रहा है। तो जब इतने सारे टैक्सेस ये लगा लेंगे, मान लिया कि इन्होंने 1000-12,000 अरब टैक्स इकट्ठा कर लेंगे, तो पाकिस्तानी इकानमी में इतनी गुंजाइश है कि 10-12,000 अरब इनको टैक्स इकट्ठा करके दे, ग्रोथ भी करे, बेरोजगारी भी ना हो, लोगों के घर भी चलें। अब समझते नहीं है कि ये हुकूमत पैसे तो इकट्ठे कर लेगी तो ये पूरा मुआशरा, लोग जो हैं ये नीचे जा गिरेंगे सर, फर्दर इसमें गुर्बत बढ़ेगी। ऑलरेडी मेरा ख्याल है यहाँ 12 करोड़ 13 करोड़ वो कहते हैं गुर्बत का एक हमारा ऑलरेडी बेंच मार्क है सर। नासर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, और इकॉनमी जो हमारी जिस हाल में है उसमें इतना टैक्स कलेक्शन, वो जो फाइनेंस मिनिस्टर टैक्स की बात कर रहे हैं ना, वो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो हमारे यहाँ टैक्स देते ही नहीं, वो उनकी बात नहीं कर रहे जो ऑलरेडी हमारे टैक्स पेयर हैं। और हमें भी जो ब्रीफिंग उन्होंने दी, उन्होंने यही दी कि जी आपकी इकोनॉमी जो है वो बजाय टैक्स इकोनॉमी के बजाय कैश इकोनॉमी की तरफ जा रही। तो हमारे यहाँ
टैक्स पेयर जो एक दफा भी टैक्स दे देता है वो भी नॉन फाइलर बन जाता है। और एक अजीब सी कैटेगरी पाकिस्तान में डेवलप हो गई है जो कि नॉन फाइलर है, वो नॉन फाइलर फाइलर से ज्यादा है। तो ये कहीं दुनिया में नहीं है, आइदर यू आर अ टैक्स पेयर और यू आर अ नॉट टैक्स पेयर। पाकिस्तान में ये एक नई कैटेगरी है विच इज कॉल्ड नॉन फाइलर। अच्छा सर, तो ये जिस मुल्क में 12 करोड़ गरीब लोग हों जो वो कहते हैं $1-2 के पारे साहब के दिन से गुजारा कर रहे हों, वहाँ पे हर बंदे को कैसे फाइलर बनाया जा सकता है? मैं पढ़ रहा था ये वाली बात कि हर बंदे को फाइलर, बंदों को नहीं बनाना, हर बंदों को नहीं बनाना। उसमें कैटेगरी है, उसमें कैटेगरी है। आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, आपके पास मूवेबल प्रॉपर्टी हो, आप ट्रैवल करते हो, आपके पास बैंक अकाउंट हो, तो ये उसका क्राइटेरिया है। ये सर आजकल तो हर किसी का बैंक अकाउंट है। बेनजीर भुट्टो आपने इनकम सपोर्ट से लेना है, जो कि गरीब तरीन लोग हैं जिनको पैसे दिए जाते हैं, उनका भी अगर बैंक अकाउंट ना हो तो उनको भी नहीं मिलते। विल दे बी ब्रॉट आल्सो इन द टैक्स डेट के जनाब आपने जो 10,000 बेनजीर भुट्टो फंड का लिया है उस पर टैक्स दें? क्लासा साहब, नॉट एट ऑल। मैंने आपको 4 क्राइटेरिया बताए हैं सर, मैंने आपको 4 क्राइटेरिया बताए हैं कि आदमी ट्रैवल करता हो, आदमी की मतलब देयर हैज टू बी अ प्रोफाइल। जिसका प्रोफाइल है और उसको टैक्स पेयर होना चाहिए वो इस मुल्क में नहीं है। और आप ये देख लेना कि 2.4 मिलियन लोग जो टैक्स एक दफा पे कर चुके हैं वो अब नहीं करते, वो नॉन फाइलर बन गए। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास 2.4 और 1.3 ऑलरेडी 3 मिलियन से ऊपर आपके पास टैक्स, नियरली 3 मिलियन टैक्स पेयर है जी। मगर उसमें से 2.4 मिलियन टैक्स ही नहीं देता। तो वो जो फाइनेंस मिनिस्टर बात कर रहा है वो उन लोगों की बात कर रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा जो अंडर प्रिविलेज्ड है या जो गरीब आदमी है या जो BISP पे है, उनकी वो बात नहीं कर रहा है। अच्छा सर, ये जो यहाँ पे हमने देखा है कि आज उन्होंने जो टैक्स की एग्जम्पशन थी सेल्स टैक्स की, वो भी उन्होंने ख़त्म किए। बताया जा रहा है शायद 18% पे चला जाएगा। इसमें तो सारे रगड़े जाएंगे। इसमें तो जो बेनजीर भुट्टो प्रोग्राम में पैसे ले रहा है उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। दवाइयों के पैसे हैं? नहीं, उस पर नहीं है जी। ये जो सेल टैक्स हैं, जो एग्जम्पशंस थी सेक्टर्स को, इंडस्ट्रीज को और लोगों को, ये उसको अफेक्ट करेगा। उनको तो इनपुट मिल जाती है। देखें, जहाँ सेल टैक्स इनपुट कहाँ नहीं मिलती, जो इनडायरेक्ट टैक्स है। जो डायरेक्ट टैक्स देता है उसको सेल टैक्स की इनपुट मिल जाती है। और अगर उसमें भी लगाया है तो वो उनको जब इनपुट मिल जाती है तो वो इक्वलाइज हो जाता है। तो ये बेसिकली काफ़ी सारी एग्जेम्पशंस थी जिसपे IMF को भी ऑब्जेक्शन था और गवर्नमेंट भी इसको नॉर्मलाइज करना चाहती। अच्छा सर, दूसरा हमने देखा है कि 52% ऑफ द बजट है टोटल, वो पैसा सूद में जाना है सर। मतलब 100 रुपये में से 52 रुपये बताया जा रहा है वो आपका मार्कअप हमने पे करने। तो गंजी नहाएगी क्या, नचोड़ेगी क्या सर? इसमें 2200 बिलियन आर्मी का साफ ज़रा बजट है, वो बड़ा ज़रूरी है। फिर पेंशन हम देख रहे हैं 1000 अरब, जिसमें फ़ौज का भी है, 600-700 रुपया उनका भी है। तो इसी मद्दू में तो 70-80% तो इसी में पूरा हो गया सर। सूद में, डिफेंस बजट में, पेंशन में, PSDP का वो कहते हैं हमने 1000 अरब रखा है, हालांकि वो 50% से ज़्यादा खर्च ही नहीं होता। और PSDP वह चीज़ है जो कि जाके कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट करती है, गरीब को गुर्बत, बेरोजगारी, कोई जॉब्स वगैरह लोगों को वहाँ से मिलते हैं। जी। तो ये तो 70-80% तो बजट यही 3 मद्दे में खर्च हो गया सर, सूद में, डिफेंस में। बिल्कुल ऐसे। तो पीछे बचता क्या है सर? कुछ भी नहीं बचता। 1.8 ट्रिलियन हम इस साल फिर बोरो करेंगे। बजट डेफिसिट में है, सरप्लस में नहीं। तो सर ये सूद का चक्कर कैसे फिर? मतलब हमने अगर ये 52% मतलब 4000 अरब हम सूद देंगे सर, और 8000-9000 का बजट है पूरा। रिक्वायर्स मेजर रीस्ट्रक्चरिंग। और ये जब तक कोई सीरियसली इस पे काम नहीं करेगा, ये कभी भी हम इसको सर्विस नहीं कर पाएंगे। एवरी ईयर ये बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। सर एक तरफ हम देख रहे हैं कि लोगों को इनकम जैसे है कि वो टैक्स वो ठीक है, आप जैसे बता रहे हैं, हम भी समझते हैं कि टैक्स के बगैर हुकूमतें नहीं चलती होती। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोज़ाना बिजली का यूनिट अब तो डेली बढ़ता है सर, 2 रुपये, 1.5 रुपये, 1 रुपया, 1.25 रुपया, ये तो रोज़ाना बढ़ना शुरू हो गया है। ऐसे गैस की प्राइसेस बढ़ रही है, पेट्रोल की 15 दिनों में तो हम बढ़ते हैं। तो लोग कहाँ से कमाएंगे, खाएंगे, अपना भी घर चलाएंगे, बच्चे भी पढ़ाएंगे और हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स भी देंगे सर, और ये सूद वगैरह सारे खर्चे भी मीट करेंगे सर। सर ये तो बड़ा सीरियस चैलेंज है क्लासा साहब। यही तो हम भी कह रहे हैं गवर्नमेंट को कि ये जो क्लास जो अफेक्ट होती है ना, उसको किसी तरीके से हम रिलीफ पहुंचाएं। भले रिच क्लास टैक्स हो रही है, भले उनकी एग्जम्पशंस विड्रॉ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है,
मगर ये जो लोअर क्लास है और जो डेली जो आप जिसको कहते हैं जो डेली वेजेस हैं या जो डेली काम करने पे, उनके लिए देयर हैज टू बी सम रिलीफ। सर इसको देखते हैं क्योंकि यूजुअली कहा जाता है बजट जो होता है ग्रोथ ओरिएंटेड होता है या इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड होता है। मुझे तो इसमें कहीं ना ग्रोथ नज़र आई है तो ना इसमें कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए इंसेंटिव नज़र आ रहे हैं। दोनों चीज़ें जिसकी वजह से आपका मुआशरा जो है इनकम जो है बढ़ती है, कि लोगों के पास पैसा आना शुरू होता है, जॉब्स क्रिएशन होती है। ना ग्रोथ के लिए कुछ है इसमें तो ना कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कोई FDI का हमें कोई पोर्शन नज़र आ रहा है सर, जो जहाँ से डॉलर आ सकते हैं, पैसे आ सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल 3.5% ग्रोथ उन्होंने दिखाई है, बट बड़ा चैलेंज है 3.5। नहीं वो तो एग्रीकल्चर की वजह से आई है ना सर, वो तो ज़राअत बचा गई है इनको, वो तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ बूस्ट है। हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल वो सेक्टर जो है वो तो नेगेटिव में गया है, जो कल इकोनॉमिक्स में आया है सर। नेगेटिव, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल सब नेगेटिव। और साथ में उन्होंने एक्सपोर्ट पे वो बता रहे हैं कि वो भी अपने टैक्स रिटर्न देंगे, कोई ऑलरेडी 90 अरब दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं 1.5 अरब तक हम इनको लेकर जाएंगे। तो जो एक्सपोर्ट आप समझते हैं इससे कोई अफेक्ट होगी या? वो देखें एक्सपोर्टर से उनको बात करनी पड़ेगी, ये एक उनका इरादा है। तो मैंने उनको यही कहा था कि एक्सपोर्टर से आप बात करें कि इसको किस तरीके से। एक्सपोर्टर ये कहता है हमसे टैक्स ले लेते हैं, मैं वापस नहीं करते, टैक्स रिफंड्स नहीं होते। तो अगर ये करना है तो फिर कैसे होगा? अच्छा, अभी आज उन्होंने सिपैक का जिक्र किया, उन्होंने ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने। आपको लगता है कि दोबारा वहाँ पे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट शुरू होगी, पैसा आना शुरू होगा, या वो जो IMF एतराज़ करते हैं कि आप चाइना से महंगे कर्जे लेके पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, फिर उसका सूद देते रहते हैं, और उसी वजह से मेरा ख्याल पहले हम देते थे 2000 अरब देते थे, फिर ये उस सिपैक के बाद साहब ज़रा लोन्स पे सूद बढ़ के अब 4000 अरब तक चला गया। सो आप समझते हैं ये चाइनीज़ लोन आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो ये हम किस साइड पे जाएंगे? मज़ीद लोन बढ़ेंगे, सूद बढ़ेगा, या इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत है इस वक्त चाइनीज़ जो आना चाह रहे हैं या आएंगे? वो टारगेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो चाइनीज़ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनेगा, तो उसमें इतना लोन्स का इशू मेरी नज़र में नहीं है। वो क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया हमारी नीड्स के लिए, तो वो हमें लोन लेने पड़े। पावर प्लांट्स लगाए हमारी नीड के लिए, तो हमें लोन लेने पड़े। मगर सीपैक रिलेटेड जो है ना, वो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हमारे के हैं, तो वो कोई उसमें इतना इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा सर, आपको लगता है कि अब ये जो बजट है इतना टाइट है, जैसे हमने कहा कि उन्होंने पैसा इकट्ठा करने पे जोर लगाया, जहाँ एग्जेप्शन थी ख़त्म करो, टैक्स करो, नॉन फाइलर को लेकर आओ और उसकी स्लैब्स बढ़ाओ। अब IMF इस पे राज़ी हो जाएगा कि हाँ जो हम चाहते थे कि बेल्ट टाइट करें, आपने टाइट की है, चाहे अनपॉपुलर हो हुकूमत जो भी हो वटेवर, तो अगला फिर वो ये प्लान जो है इससे लोन लेना है जो IMF से, वो मिल जाएगा? इसके बाद वो IMF राज़ी होगा ये जो स्टेप्स लिए गए हैं? जी, इसमें काफ़ी स्टेप्स हैं टुवर्ड द लोन जो रिक्वायर्ड थे लेने के, ताकि आगे प्रोसीड करें। अच्छा, बाद लोग समझते हैं कि सारा बजट जो है, जैसे यूजुअली इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, ये IMF के लोगों ने बैठकर बनाया और इनको बना के हैंड ओवर किया गया कि जाएं तकरीर पढ़ दें आप। IMF रिफ्लेक्टेड है? नहीं, ऐसे नहीं होता क्लास साहब, मगर वो ऑब्वियसली अपनी रिक्वायरमेंट्स देते हैं जो उनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है बजट के अंदर। वो खुद बैठ के तो कोई हमारा बजट नहीं बनाते, बजट तो हम खुद ही बनाते हैं। मतलब गाइडलाइन तो देते हैं ना सर, ऑब्वियसली उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बजट में ऐड होती हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल कर लेते हैं सर। ये आपकी पार्टी के बारे में सुनने में आ रहा है कि बड़ा दबाव है आप लोगों पे, पीपल्स पार्टी पे, कि आप भी कैबिनेट में हैं, ताकि मतलब हम अकेले क्यों यहाँ पे इतनी तनकीद लें, हम इतनी बैशिंग फेस करें, पीपल्स पार्टी भी है, साथ बैठे और मिलकर हम थोड़ा सा इनका सामना करें। तो कोई है वो कोई इस तरह की मूव पीपल्स पार्टी के कैबिनेट ज्वाइन करने की? जी है, तो मगर पीपल्स पार्टी लीडरशिप ने डिसाइड किया है कि अभी हम नहीं करना चाहते ज्वाइन कैबिनेट को, तो बस यही पोजीशन है। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि बिलावल इस चीज़ के अगेंस्ट हैं कि हमें कैबिनेट नहीं लेनी चाहिए, लेकिन पार्टी के अंदर साफ ज़ाहिर हर एक का दिल तो करता होगा, पार्टी के अंदर दबाव है, बट बिलावल इज रेजिस्टिंग कि हमें नहीं लेनी चाहिए। इज इट ट्रू सर? जी नहीं, बिलावल भी, चेयरमैन बिलावल भी और प्रेसिडेंट साहब भी, दोनों की नहीं। अच्छा सर, लास्टली हम सिंध के हवाले से देख रहे हैं कि पिछले दिनों बिलावल साहब ने एक बैठ के मीटिंग चेयर की, तो नज़र आया विजिबली तौर पर वो सिंध के मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे, मुराद अली शाह साहब से खुश नहीं थे, शर्जील मेमन साहब से खुश नहीं थे। तो कुछ सिंध में कुछ लग रहा है आपको कि इतना उन्होंने ओपनली वोकली कैमरे पे बातें की हैं कि वहाँ पे कुछ चेंजेस को एक्सपेक्टेड हैं? बिलावल साहब को लगता है कि शायद हमारी पार्टी 15 साल से पावर में है, कुछ बड़ा नहीं कर पा रही वहाँ पर सिंध में? ठीक है, वहाँ सर वहाँ तो इश्यूज हैं, चल रहे हैं, वो कुछ चेंजेस होती रहती हैं, कुछ डिस्कशंस होती रहती हैं,
होपफुली चीजें इम्प्रूव होंगी इंशाल्लाह, मुझे नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। सलीम मांडवाला साहब हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। बजट के कुछ और एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर बात करेंगे क्लासेस आपके साथ, हमारे साथ रहिए।